पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में 19 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक का जो हफ्ता है, इसके अंदर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ हम इस हफ्ते के दौरान डॉलर की जो प्राइस रुपी के अगेंस्ट अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हुई उसको डिस्कस करेंगे। स्टेट बैंक के जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं उनकी क्या सूरत हाल रही उसका भी अहाता करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की क्या प्राइसेस रही, उसका ट्रेंड क्या रहा, वो भी डिस्कस होगा। और साथ साथ इस हफ्ते के जो 5 दिन हैं इसमें स्टॉक मार्केट में जिस तरह की मूवमेंट रही के KSE 100 इंडेक्स में, उसका भी अहाता किया जाएगा। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये होता है कि आपको स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज़ हैं या ओवरऑल स्टॉक मार्केट का जो बिज़नेस है उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, जो अपडेट्स हैं, उनसे बाखबर रखा जाए। क्योंकि अगर आप एक बाखबर इन्वेस्टर होंगे तभी आप एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं। कंपनीज़ के बारे में जो पब्लिकली अवेलेबल रियल इन्फॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेस करेंगे तो आप बेहतर तौर पे डिसीजन लेने की पोजीशन में होंगे। इसके बरक्स अगर आप र्यूमर्स के ऊपर या फिर आप इस तरह की चीज़ों के ऊपर अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको बेस करेंगे जो कि ऑथेंटिक नहीं होंगी, तो उस सूरत में आपके जो डिसीजंस हैं वो गलत भी हो सकते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में जितनी भी इन्फॉर्मेशन या जो कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाता है, जो खबरें आपके साथ शेयर की जाती हैं, ये वो खबरें हैं जो कि उन कंपनीज़ की तरफ से पब्लिकली अनाउंस की जाती हैं या जो पब्लिकली अवेलेबल मुख्तलिफ सोर्सेज़ से खबरें होती हैं, वही डिस्कस की जाती हैं। कोई भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो कि वो पब्लिकली अवेलेबल ना हो। सबसे पहले इस हफ्ते की जो वीकली न्यूज़ अपडेट है उसके अंदर हम मुख्तलिफ जो अहम खबरें हैं उसका अहाता करते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो केमिकल सेक्टर की कंपनी निमर इंडस्ट्रियल केमिकल लिमिटेड के हवाले से है। निमर इंडस्ट्रियल केमिकल लिमिटेड ने ऐलान किया है कि कंपनी के बोर्ड ने साउथ रीजन में एक और प्रोडक्शन फैसिलिटी को अक्वायर करने की मंजूरी दी है। जो कि जिस जो और ये जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है इसमें उसकी प्रॉपर्टी, प्लांट और जो उसके जितने भी मुतल्लका आलाजात हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो भी शामिल हैं। तो ये जो ख़रीदारी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए, क्योंकि अगर ये जो भी आगे प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से और सेल के एग्रीमेंट के हवाले से, अगर सारी चीज़ें प्रोसीड करती हैं तो इस ख़रीदारी की सूरत में फिर कंपनी को ट्रांसपोर्ट के अखराजात जो हैं उसकी मद में एक सिग्निफिकेंट फ़ायदा होगा। क्योंकि साउथ रीजन के अंदर अगर इनको अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी मिल जाती है तो फिर वहाँ पर जो साउथ रीजन है, जो एक बड़ा हिस्सा है मुल्क का, वहाँ पर इनको अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने में भी आसानी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सी पोर्ट है उसके ज़रिए जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इनको बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्योंकि साउथ की तरफ से हमें सी पोर्ट्स मिलते हैं तो सी पोर्ट से फिर ये अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको प्रॉफिटेबल तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो नेशनल फूड्स लिमिटेड के हवाले से, जो फूड सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है। इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि फैसलाबाद में जो इनका नया प्लांट था, जो इनका तैयार हो रहा था, अब उसके ऊपर इन्होंने ऑपरेशंस का आगाज़ कर दिया है, जो कि एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और ये बेसिकली एक शिफ्ट है इनका। इससे पहले एक गुजरांवाला प्लांट और जो कराची साइड का प्लांट था उसके ऊपर इनकी जो पैदावार थी, वो प्रोडक्शन थी, वो ऑपरेशन वहाँ पे हो रहा था। तो वहाँ से बंद करके ये अपना जो जितना भी प्लांट की ये जो प्रोडक्शन है वो फैसलाबाद में ले आए। तो इस खबर को आप पॉजिटिव या नेगेटिव किस सेंस में लेंगे? मैं तो उसको पॉजिटिव इस सेंस में कहूँगा कि ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कंपनी का। और कंपनी ने अपने बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर ये डिसाइड किया कि फैसलाबाद में जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर ये अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाएंगे। तो उसके बाद फिर गुजरांवाला का प्लांट या जो साइड का कराची का प्लांट है उसको इन्होंने बंद किया है। तो अब उसको बंद करके वहाँ पर जो कॉस्ट है वो इनकी कट हो जाएगी और इनकी जो प्रोडक्शन है वो फैसलाबाद के प्लांट से बेहतर तरीके से सिस्टमेटिक अंदाज में एग्जीक्यूट हो सकेगी। इसके बाद जो अगली खबर है वो फौजी फूड्स लिमिटेड के हवाले से है। इसके हवाले से पहले भी मैंने खबर दी थी कुछ अर्सा पहले कि ये प्रोसेस में है फौजी इंफ्रावेस्ट फूड्स लिमिटेड और फौजी सीरियल्स को हासिल एक्वायर करने के हवाले से। और उसमें से जो इनकी एक्विजिशन है वो ऐसे है कि फौजी फाउंडेशन के जितना भी इक्विटी स्टेक्स थे इन दो कंपनीज़ के अंदर, उनको अब फौजी फूड्स लिमिटेड ने हासिल कर लिया है। तो अब इससे ये है कि इनको एक नया कंज्यूमर फूड्स का वर्टिकल मिल रहा है, जिसमें ये अब सीरियल्स जो फ्लैक्स होते हैं वो, और सीरियल्स जो हैं क्वेकर्स वगैरह, ये भी इनकी प्रोडक्ट लाइन में ऐड हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि कंपनी फॉरवर्ड लुकिंग है और अपनी जो अपनी कारोबारी सलाहियत है उसमें इजाफा करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रही है। तो नूरपुर और इसके अलावा जो दीगर इनके फूड आइटम्स या ब्रांड्स हैं, तो उसके ज़रिए ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर चुकी है मार्केट के अंदर। तो अब इस तरह की जो एडिशनल वर्टिकल्स हैं उसको भी ऐड करके ये कंपनी जो हमारे कंज्यूमर स्टेपल्स हैं या कंज्यूमर फूड्स हैं, उस सेगमेंट के अंदर बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को ग्रो कर रही है।
अब जो अगली खबर है वो इंडस मोटर्स के हवाले से है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की ये कंपनी, और इसने अनाउंस किया है कि जो गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं उसको लोकलाइज़ करने के हवाले से, जो पहले भी कुछ हद तक लोकलाइजेशन की गई थी, तो अब उसको मज़ीद लोकलाइज़ करने के हवाले से ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तकरीबन 3 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट का इन्होंने ऐलान किया है, और इसका मकसद ये है कि जो फ़ॉरेन करेंसी के हवाले से इश्यूज़ होते हैं उसको एड्रेस किया जा सके, और लोकली इनको इक्विपमेंट्स और पार्ट्स मिल सकें। और उसके साथ-साथ इसमें इनको फ़ायदा ये भी होगा कि जो हम अक्सर होता है कि इंपोर्ट के ऊपर जो कदगनें लगाई जाती हैं, और एलसीज़ के हवाले से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डॉलर की शॉर्टेज की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और साथ-साथ डॉलर की प्राइस, डॉलर रुपये की जो पैरिटी है उसकी वजह से जो इनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही होती है, तो ये सारी चीज़ें बहुत हद तक मिटिगेट हो सकती हैं जितना ज़्यादा ये पार्ट्स को लोकलाइज़ करेंगे। तो अब मज़ीद इन्होंने ये मेंशन किया है कि ये जो प्रोसेस है या ये जो प्रोजेक्ट है इनका लोकलाइजेशन के हवाले से 3 अरब रुपए की सरमायाकारी के साथ, इसको जो 2025 का साल है, कैलेंडर ईयर है, उसका जो थर्ड क्वार्टर है उसके वहाँ उस वक्त तक मुकम्मल करने की इनको उम्मीद है। तो 2025 के बाद 25 और 26 में और उससे आगे फिर होपफुली इसकी वजह से मज़ीद पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, और इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर सिग्निफिकेंटली कमी आएगी। इसके बाद जो अगली खबर है वो ओजीडीसी के हवाले से है। ओजीडीसी और जो दीगर कंपनीज़ हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर्स की, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं अपना जो कोर बिज़नेस है इनका एक्सप्लोरेशन का उसके अंदर। और वक्तन फ़वक्तन ओजीडीसी, मारी, पीपीएल और पोल के हवाले से ख़बरें आती रहती हैं कि ये नए-नए जगहों के ऊपर जो इनके मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं जहाँ पर ये ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं पे ये जॉइंट वेंचर में हैं और कहीं पे इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये नए ज़खायर को दरियाफ़्त कर रहे हैं। तो अभी जो ओजीडीसी ने ख़बर दी है वो ये है कि खेवाड़ी ब्लॉक जो है खैरपुर सिंध में, इसमें उन्होंने जो कंडेंसेट या ख़ाम तेल होता है उसके और गैस के नए ज़खायर को दरियाफ़्त किया है। तो फर्दर इन्होंने डिटेल्स ये दी हैं कि इस प्रोजेक्ट पे जो इन्होंने टेस्टिंग की उसके लिए इन्होंने 3762 मीटर्स तक ड्रिलिंग की, और उसके बाद जो टेस्टिंग के दौरान इनको रिजल्ट्स मिले वो बड़े हौसला अफजा हैं। 14.3 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे की इनको गैस वहाँ से मिली विद अ गुड प्रेशर, जबकि 93 बैरल का कॉन्डेंसेट या खाम तेल भी वहाँ से इनको इस एक्सपेरिमेंट के नीचे टेस्टिंग के नतीजे में देखने को मिला। तो ये बहुत ही मुस्बत खबर है ओजीडीसी के हवाले से भी और पाकिस्तान की इकानमी के लिए इट्सेल्फ, क्योंकि इस तरह की जो एक्सप्लोरेशंस हैं और नए जो गैस और तेल के ज़खायर हैं, ये सिस्टम में जब जब ऐड होते हैं तो हमारी जो मुल्क की ज़रूरियात हैं वो पूरी करने में मज़ीद मदद मिल रही होती है। अब कुछ दीगर जो मुतफ़र्रिक़ ख़बरें हैं उनको भी हम देख लेते हैं। उसमें जो पहली ख़बर है वो थोड़ी-सी अलार्मिंग है। फ़िच एक इदारा है, फ़िच की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो इलेक्शन के बाद यानी पोस्ट इलेक्शन जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सी नज़र आई है, उसकी वजह से जो आईएमएफ के साथ आने वाली डील है उसमें मुमकिना तौर पे रुकावट बन सकती है। और इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बहुत सारे और भी अवामिल का ज़िक्र किया है कि एक ख़ास पार्टी को अगर यानी पीटीआई को अगर साइडलाइन रखने की कोशिश की गई तो वो भी नेगेटिव होगा, और जो दीगर इश्यूज़ हैं उनको अगर एड्रेस ना किया गया तो फिर आईएमएफ के साथ डील में या उनके साथ नेगोशिएशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये अलग बात है कि आईएमएफ के जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो उनकी तरफ से मुतालबात हैं उसको बड़ी हद तक पूरा किया गया है। इंटरिम गवर्नमेंट के दौर में भी गैस की प्राइसेस को बढ़ा के, बिजली की प्राइसेस को बढ़ा के, जो टैक्स की कलेक्शन है उसके हवाले से, और बहुत सारे दीगर जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं सर्कुलर डेट के हवाले से, प्लस जो दीगर निटी-ग्रिटीज़ हैं उनको भी पूरा करने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन इसके बावजूद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईएमएफ के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि वो जिस गवर्नमेंट से बात कर रहा है उसका मैंडेट कितना है, वो किस हद तक बात कर सकती है, उसके अंदर स्टेबिलिटी कितनी है, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ तभी आती है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो बहरहाल ये थोड़ा-सा पॉलिटिकल हो जाता है टॉपिक, लेकिन इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा मुल्क के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए कि स्टेबिलिटी आए। अगर स्टेबिलिटी नहीं आती पॉलिटिकल एंड के ऊपर तो फिर ना सिर्फ ये कि आईएमएफ के हवाले से बल्कि जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वर्ल्ड वाइड उनके साथ भी बात करने में, उनके साथ चीज़ों को एड्रेस करने में, आगे चलने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। दूसरी जो खबर है वो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से है। कुछ अर्सा पहले इसी सेगमेंट के अंदर यानी बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ में ही मैंने एक चीज़ शेयर की थी कि 146 ऐसी अद्वियात हैं जिनकी कीमतों में इजाफ़े की इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने, जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उसको।
लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है और फिर गवर्नमेंट से भी और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे भी जवाब तलब कर लिया है। तो यूँ लगता है कि ये जो एक ख़बर जो कि फार्मा इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव थी कि वो अपनी ऑयल की प्राइसेस को जो कि हाईली रेगुलेटेड होती हैं ड्रैप की तरफ से, तो उसमें 140 अद्वियात की प्राइस को बढ़ाने की उनको इजाज़त मिली थी। लेकिन अब इस खबर को इस हाई कोर्ट की तरफ से सस्पेंशन मिलने के बाद अब देखना ये है कि आगे चलकर दोबारा से इसमें क्या पेशरफ्त होती है, हाई कोर्ट के फैसले को कैसे चैलेंज किया जाता है, क्या फिर दोबारा कोई इसमें सूरत निकल सकती है। इसको हम पॉजिटिव इस सेंस में कह सकते हैं कि ज़ाहिर है हम आम लोगों के लिए अद्वियात की जो प्राइसेस हैं उसमें अगर इजाफा होता है तो उसका एक आम आदमी पे या कंज्यूमर पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ जो फार्मा सेक्टर की कंपनीज़ हैं उसके लिए ये जो सस्पेंशन की खबर है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, ये नेगेटिव है, क्योंकि ऑलरेडी जो फार्मा सेक्टर की कंपनीज़ हैं उनको प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से प्राइसेस बढ़ा नहीं सकते, जबकि रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से जो उनकी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और उनको प्रॉफिट ना होने के बराबर होता है ऐसी सूरत हाल में। तो अगर प्राइसेस भी रेगुलेटेड ही रहती हैं और इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड रहती हैं और उनको बढ़ाया नहीं जाता, तो फिर वो कैसे अपना बिज़नेस रन कर सकेंगी, कैसे इसमें से प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक विन विन सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जाए, कोई बीच की राह निकाली जाए कि कैसे जो हमारी फार्मा सेक्टर है उसको भी उसके बिज़नेस को भी किसी तरह से हर्ट ना किया जाए और साथ-साथ जो प्राइसेज़ हैं उनको भी एक रीज़नेबल तरीके से कंट्रोल किया जाए। अब आगे चलें, अगर हम और रिज़र्व्स की बात करें तो इस हफ़्ते को जो डेटा आया है वो 16 फरवरी का डेटा है, क्योंकि एक हफ़्ता पहले की जो नंबर्स होते हैं वो स्टेट बैंक की तरफ से जारी किए जाते हैं। तो जो हमारे रिज़र्व्स हैं उसमें कुछ कमी आई है, 13.15 से कम हो गए 13.10 पे आ गए हैं रिज़र्व्स। और ये जो 13.10 हैं ये क्यूमुलेटिव है, यानी स्टेट बैंक के पास जो रिज़र्व्स हैं प्लस जो कमर्शियल बैंक्स के पास हैं। तो बहरहाल इस हफ़्ते काफ़ी इसका मतलब है कि हमें कुछ हद तक जो वापस लोन और लोन के प्रिंसिपल अमाउंट या उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो वापस पे करना पड़ता है, तो उस वजह से फ़र्क आता है। तो अभी भी नंबर देखा जाए तो स्टिल इट्स अ रीज़नेबल नंबर, मीन्स के वी आर स्टिल अहेड ऑफ 13 बिलियंस मार्क। तो जब तक ये उससे ऊपर रहता है तो ये हौसला अफ़ज़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में या आने वाले जो 6 महीने हैं इसमें बड़ी-बड़ी कुछ ऐसी पेमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान ने करनी है लोन को वापस करने के हवाले से या उसके ऊपर सूद के हवाले से, तो वो एक बड़ा डेंट डाल सकता है। लेकिन अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब दोबारा से जो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात होंगे, उसमें पाकिस्तान कितना बड़ा वहाँ से पैसा लेने के लिए पेशरफ़्त कर सकता है, वो इम्पोर्टेंट होगा। उसी की बेसिस पे फिर डायरेक्शन मुतय्यन होगी हमारे रिज़र्व्स की कि इनका ग्राफ ऊपर जाता है, सस्टेन करता है या नीचे आता है। तो खुदा न ख़ास्ता अगर ये आईएमएफ के साथ हम आगे फ़ौरन से नहीं जाते, तो उस सूरत हाल में सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो सकती है। अब इसके बाद अगर हम यूएसटी और पीकेआर का इस हफ्ते के दौरान मूवमेंट देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा कि तकरीबन एक स्टेगनेंट सी सूरत हाल है, एक चंद पैसा का ही फ़र्क आ रहा है। तो इस हफ्ते के दौरान ऐसे हुआ कि अब 19 को यानी मंडे को आप देखें तो 279 रुपये 36 पैसे, लेकिन 20 तारीख को हमें एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला डॉलर की प्राइस में, और 279 रुपये 57 पैसे यानी तकरीबन 21 पैसे का इजाफा हुआ। लेकिन उसके बाद फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिला, 279 रुपये 50 पैसे, फिर 279 रुपये 33 पैसे, और आज जो क्लोजिंग हुई वो 279 रुपये 36 पैसे में। तो इंटरेस्टिंगली जो 19 को था 279 रुपये 36 पैसे, आज दोबारा से वहीं पे आ गया। तो कुल मिला के अगर देखें तो पूरे हफ्ते के दौरान जो भी अप्स एंड डाउन्स आए उसके बाद जो नेट रिज़ल्ट है या जो आखिरी आज की जो क्लोजिंग है वो उसी नंबर पे हुई है जहाँ पे 19 को थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एज़ सच डॉलर के अंदर बावजूद इसके कि थोड़ा-सा हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, ओवरऑल देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं आया। अब इसके बाद अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की प्राइस को देखें पर बैरल, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये 82.49 पे है। और थोड़ा-सा अलार्मिंग सिचुएशन इस लिहाज से मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान के अंदर चूँकि हमने तो ऑयल को इम्पोर्ट ही करना होता है, तो 80 से जब ये ऊपर चला गया था पिछले हफ्ते भी, तो मैंने कहा था कि मुमकिन तौर पे अगर ये नीचे आ जाता है तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन स्टिल यहाँ पर 84 को टच करने के बाद ये कुछ नीचे ज़रूर आया है, लेकिन अभी भी जो एक नंबर है हमारे लिए इम्पोर्टेंट 80, ये उससे अभी भी ज़्यादा है। तो ऑयल की प्राइसेस जिस तरह गिरी थी और 74-73, और बल्कि यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 फरवरी को जो प्राइस थी वो 76 पे गिर गई थी। तो वहाँ तक जब आई थी तो ये काफ़ी हौसला अफ़ज़ा थी, और उसके बाद अब फिर ऑयल की प्राइसेस में मुसलसल हमें एक इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो ये किसी भी लिहाज से हमारी इकानमी के लिए या जो हमारा इम्पोर्ट बिल है उसके लिए ठीक नहीं है।
तो अब पिछले जो नंबर्स थे, यानी कि 15 तारीख को जब पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस को रिवाइज़ किया गया, तो पेट्रोल और डीज़ल दोनों की कीमतों में इजाफ़ा हुआ और अब यूँ लगता है कि जो आने वाला नई रिवीजन होगी फर्स्ट ऑफ मार्च को, उसमें भी कोई हौसला अफ़ज़ा नंबर हमें देखने को नहीं मिल रहे। बज़ाहिर यूँ ही लगता है कि या तो प्राइस को यहीं पे सस्टेन रखा जाएगा या फिर मज़ीद बढ़ा दी जाएगी। लेकिन स्टिल देयर आर फ्यू मोर डेज़ जिसके अंदर देखना पड़ेगा कि ऑयल की प्राइसेस से इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ जाती हैं। लेकिन ऐसा कोई हौसला अफ़ज़ा सिचुएशन नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस को लेकर। अब इसके बाद अगर हम इस हफ्ते के दौरान केएसई 100 इंडेक्स की मूवमेंट को देखें, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हफ्ता था इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, जो पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ हफ्तों से डेवलप हुई है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली और इंडेक्स अगर अब यहाँ पर आप देखें तो 59,200 तक भी गया। लेकिन ये जो हफ़्ता है, इस हफ़्ते के दौरान 5 में से 4 दिनों की अगर आप कैंडल्स देखें तो सारी की सारी ना सिर्फ ये कि ग्रीन है, बल्कि हर कैंडल जो पिछले दिन की कैंडल से बेहतर ओपनिंग हुई है और बेहतर क्लोजिंग हुई है। तो अभी आज जो क्लोजिंग हुई है वो 62,815 पे हुई है। तो यूँ लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो एक बहुत ज़्यादा हमें एक अलार्मिंग सी सिचुएशन नज़र आना शुरू हो गई थी, स्ट्रेस की सी सूरत-ए-हाल थी और यूँ लग रहा था कि इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इंडेक्स बहुत नीचे गिरेगा और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस हवाले से एनालिसिस कर रहे थे, उनकी ये भी उनकी तरफ से इस तरह की चीज़ें भी आना शुरू हो गई थी कि मे बी इंडेक्स अब एक नया लो देखने की तरफ जाएगा। नए लो से मुराद इस पिछले कुछ पीरियड के नए लो की बात हो रही है। उतना ज़्यादा तो खैर नहीं जितना कि इन जनरल लो पे गया था कोविड के दिनों में या उसके बाद भी। लेकिन 62,000 63,000 के बाद अब ऐसे लोग कहना शुरू हो गए थे कि शायद 55,000 पे जाएगा या 50 तक भी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, व्हिच इज़ अ गुड न्यूज़। और इंडेक्स ने दोबारा से कुछ हद तक सस्टेन, ना सिर्फ ये कि सस्टेन किया, बल्कि उसके अंदर ग्रोथ भी आई। तो अब इस हफ्ते के दौरान चूँकि पॉलिटिकल साइड पे देखा जाए तो गवर्नमेंट साज़ी के हवाले से कुछ हद तक क्लैरिटी हो गई है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि हमें पसंद है या नहीं है, किसको पसंद है, किसको नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट अगर फ़ॉर्म होना शुरू हो जाती है, जिस तरह नज़र आ रहा है कि अब एक कोalition गवर्नमेंट बन रही है, वही पीडीएम की जो पार्टीज़ हैं, पीडीएम 2 बन रहा है इन अ सेंस, तो उन्हीं का बनना, लेकिन दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िशन का भी होना, तो ये जहाँ एक तरफ ये नेगेटिव है, वहीं एक तरफ पॉजिटिव भी होगा कि एक स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस भी हमें देखने को मिलेगा। तो बहरहाल जो ख़बर थी गवर्नमेंट की फ़ॉर्मेशन के हवाले से, जो कि मंज़रनामा क्लियर होता जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म किसने बनना, वज़ीर आला किसने बनना पंजाब में, सिंध में, केपी में, प्लस दीगर जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस हवाले से, वो उनके अंदर क्लैरिटी आना शुरू हुई है। तो उसके बाद हमने देखा कि इंडेक्स के अंदर भी एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो आज के दिन भी एक अच्छी क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने, और अगर वॉल्यूम्स को देखें तो एज़ सच वॉल्यूम्स कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, वही एक टिपिकल जो हमें वॉल्यूमेटिक नंबर्स देखने को मिल रहे होते हैं, उसी तरह के इस हफ्ते के दौरान भी रहे। कोई इतनी बड़ी चेंज हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्ते में अब पॉलिटिकल साइड पे प्लस आईएमएफ के साथ बात करने के हवाले से किस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा स्टॉक मार्केट की, केएसई 100 इंडेक्स की आने वाले दिनों में जो मूवमेंट होगी उसके ऊपर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस हफ्ते के दौरान और आने वाले हफ्ते में भी और उससे आगे भी कुछ टाइम तक मज़ीद बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं, रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, उसके हवाले से भी वीडियोस वक्तन फ़वक्तन इस चैनल पे अपलोड होती जा रही हैं, तो यकीनन आप वो भी देख रहे होंगे। तो जितने ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंपनीज़ से डिविडेंड्स आ रहे हैं, तो वो भी एक ट्रिगर होता है इंडेक्स के अंदर, उन पर्टिकुलर कंपनीज़ के अंदर बाइंग और सेलिंग के हवाले से, और वॉल्यूम्स उतने ही ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। तो ये चीज़ें भी एक मैक्रो या फिर माइक्रो लेवल पे ज़रूर असरअंदाज हो रही होती हैं स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पे या उसके अंदर जो लोगों का इंटरेस्ट है उसके ऊपर। तो लेट्स होप कि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, मुल्क की इकानमी के हवाले से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, तो उसकी बेसिस पे हम ये होप लगा सकते हैं कि इंडेक्स के अंदर भी पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो, जिसमें आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई, जितना भी नॉलेज या जितने भी रिसर्च बेस्ड ख़बरें आपके साथ शेयर की गई, ये आपके लिए यूज़फुल होंगी। अगर इन कंपनीज़ में जिनके हवाले से ख़बरें आपके साथ डिस्कस की गई, आप इन्वेस्टेड हैं, तो आप इन खबरों को फिर रिलेट कर सकते हैं अपने डिसीजंस के साथ कि अब किस कंपनी में किस तरह का आपने डिसीजन लेना है। मकसद इस वीडियो सीरीज़ का यही होता है कि आपको बाखबर रखा जाए ताकि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
आपका कोई क्वेश्चन है, फीडबैक है, तो उसके हवाले से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।